कुछ किस्से किताब बन जाती हैं, कुछ बातें होती हैं जो मिसाल बन जाती हैं, और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो आसमान में चमकते हुए हमेशा के लिए सितारे बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जो कमाल की शख्सियत थे। एक ऐसे कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो जब पर्दे पर आए तो सबकी नजर उन पर टिक गई। उनके लिखे हुए डायलॉग, उनके बोले हुए डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं। मालिक, आपके चरणों की लगी हुई धूल को मेरा नमस्कार। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े। मैं समझा कोई जानवर अपनी सींग से मेरे पीठ पे खटबंडू बना रहा है। अब उन्हें आज भी कोई भूल नहीं पाया। बड़े से बड़ा सितारा हो या छोटे से छोटा कलाकार, आज भी उस शख्सियत को अपनाने की कोशिश करता है, अपने डायलॉग में उनको कॉपी करता है। बड़े से बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन हो, उनको बोलना सिखाया उन्होंने, किस तरह से डायलॉग बोलते हैं। उनके लिखे हुए डायलॉग्स के जरिए अमिताभ बच्चन वो सितारा बन पाए जो उन्होंने कभी ख्वाब में सोचा था। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। माँ का दर्द उन्हें जिंदगी भर सताता रहा। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। भीख मांगकर उन्होंने अपनी जिंदगी का गुजारा किया और अपनी माँ से किया वादा पूरा किया कि मैं जिंदगी में पढ़ूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। जी हाँ, आज हम ऐसे कलाकार की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक्टर नहीं हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए कादर खान का। मेरी पान सुपारी, अरे रुक जा मेरी जान। अरे देखो कादर खान। कादर खान। दोस्तों, आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें कॉमेडी किंग कादर खान कहा जाता था। जिस तरह से उनके डायलॉग होते थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो खुद लिखते थे अपने डायलॉग, और जो डायलॉग डिलीवरी थी उसका आज तक कोई सानी नहीं है, जवाब नहीं है। हमरे वहाँ तकलीफ है। हाँ? आंखों में जैसे ही 12 बजते हैं ना तो हमारी आंखों में एक्सरे मशीन लग जाती है और हमको सामने वाला एकदम नंगा दिखाई देने लगता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन को डायलॉग बोलना उन्होंने सिखाया था। अगर आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना हो दीवार फिल्म में, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, वो डायलॉग कादर खान ने अमिताभ बच्चन को बताया कि आपको बोलना किस तरह से है। वो स्टेज के बादशाह थे। स्टेज से निकलकर बहुत स्ट्रगल करके वो इंडस्ट्री में आए थे। क्योंकि आज जो एक इमेज बनी अमिताभ बच्चन की, एंग्री यंग मैन और सदी के महानायक की, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है संवादों का है जो कादर खान ने लिखे उनके लिए। और कादर खान बाकायदा उन्हें देखकर, उनकी शख्सियत को देखकर, उनके किरदार को देखकर डायलॉग लिखते थे। आपको बताऊं कि उनके पिता जब वो छोटे थे तो उन्हें भीख मांगने पे मजबूर करते थे, उन्हें मारते थे, प्रताड़ित करते थे। ऐसा संघर्ष रहा है कादर खान का। दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। फिल्मी पर्दे पर अपनी एक्टिंग से सबको हंसाने वाले कादर खान असली जिंदगी की शुरुआत उन्होंने बहुत दर्दनाक तरीके से की थी। ना रहने को उनके पास घर था, ना कोई जगह थी, ना ही कमाई का कोई जरिया था। इन्हीं चीज़ों ने कम उम्र में ही उन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बना दिया। वे कमाने वाले निकल पड़े, अकेले आदमी थे पूरे घर में। तंगी के साथ पेरेंट्स के तलाक और माँ की मौत के दर्द से वो बहुत टूट गए थे, लेकिन कभी हारे नहीं। वो बहुत हिम्मत वाले थे। आइए जानते हैं कैसी रही कादर खान की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी। मेरी दुकान पे आना मेरी जान, आगे दुकान पीछे मकान। वैसे तो कादर खान, शक्ति कपूर, कादर खान गोविंदा की जोड़ी आज भी लोगों को सबसे बेस्ट लगती है। दोनों ने साथ साथ लगभग कोई गोविंदा के साथ 41 फिल्में की हैं और उनके साथ शक्ति कपूर के साथ 25 फिल्मों में काम किया है। पता नहीं इन तमदत्तों तो तैते पता चल जाता है। क्या पता नहीं इन तमदत्तों तो तैते पता चल जाता है। तेरे खुद मालूम तू क्या बोल रहा है? तोतला कहते कादर खान के साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए उनका पूरा परिवार भारत आ गया था। उनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में, और उनके पिता अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के रहने वाले थे और उनकी माँ इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडिया से ताल्लुक़ रखती थी। कादर खान के पैदा होने से पहले उनके 3 बड़े भाई भी हुए थे, लेकिन सभी 8 साल तक ही जी पाए। उनकी मौत हो गई 8 साल की उम्र में।
माँ उनकी बहुत परेशान रहती थी और इस बात से डरी रहती थी कि कहीं कादर की भी मौत ऐसे ही ना हो जाए। उनको लगने लगा कि काबुल की हवा पानी उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसी डर के मारे उन्होंने कादर खान के पिता से बात की और उनको कहा कि हम कहीं और चलते हैं। परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं थी और वक्त तो ऐसा भी था जब खाने का इंतज़ाम भी उनका बड़ी मुश्किल से होता था। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके पिता का नाम था अब्दुल रहमान। उन्हें पता था कि यहाँ पर तो किसी तरह से मैं गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन किसी दूसरी जगह जाके मुझे ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे लिए वो बिल्कुल नई जगह होगी। मैं क्या करूँगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। इसके बावजूद माँ इकबाल बेगम अपनी ज़िद पर अड़ गई, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर असुरक्षित है, यहाँ कब क्या हो जाए। मैं ऑलरेडी अपने बच्चों को खो चुकी हूँ। मुझे लगता है हमें अफ़गानिस्तान से भारत चले जाना चाहिए। हमारे लिए वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। भारत आने के बाद पूरा परिवार मुंबई के कमाठीपुरा बस्ती में जाकर बस गया था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके माँ बाप का तलाक हुआ और घर वालों ने माँ की ज़बरदस्ती दूसरी शादी भी कराई थी। बताते हैं, ये वो वक्त था जब मुंबई में नए नए डेवलपमेंट चल रहे थे। बस्ती की हालत बहुत ख़राब थी। आए दिन यहाँ पर खून खराबा और मार पिटाई तो आम बात थी। अब बस्ती का अगर ये हाल था तो कादर खान के पिता को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर आए दिन उनके माता पिता में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे और आखिरकार उनका तलाक हो गया। उस वक्त कादर खान की उम्र सिर्फ 1 साल की थी और इधर बलूचिस्तान से कादर खान के ननिहाल वाले आ गए। उन्होंने बस्ती की खराब हालत को देखते हुए कादर की माँ को दूसरी शादी करने के लिए कहा। उस समय समाज में औरत का अकेला रहना गलत माना जाता था। दूसरी शादी हो जाने के बाद भी उनके घर के हालात वैसे के वैसे ही रहे, सुधरे नहीं। दोस्तों, आगे चलकर बहुत स्ट्रगल किया। जब कादर खान बड़े हुए तो सबसे पहली फिल्म उन्होंने 1973 में दाग की थी। उसमें उनका एक्टिंग डेब्यू था, छोटा सा रोल था और इस फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी जैसे बड़े एक्टर्स ने काम किया था। मिलनी चाहिए। तुम्हें खुशी के बदले आंसू दे रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर। दोस्तों, माता पिता के तलाक के बाद भी कादर खान अपने पिता से जुड़े रहे थे। उधर कादर के प्रति उनके सौतेले जो पिता थे, उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। घर के हालात भी बद से बदतर थे। सौतेले पिता कोई काम तो करते नहीं थे। वो ये बात जानते थे कि कादर खान अपने पहले पिता के साथ अच्छा, बोल्ड, अपने पिता से टच में है, अच्छा शेयर करते हैं रिश्ता। इसका फ़ायदा उठाकर सौतेले पिता ने उन्हें 10 किलोमीटर उनके पहले पिता के पास 2 रुपये मांगने के लिए भेजा। इसके साथ ही वो मस्जिद में जाकर भीख भी मांगते थे। 2 रुपये की भीख मांगने के लिए वो इतनी दूर जाते थे। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। आलम यह था कि पूरा परिवार सप्ताह में 3 दिन ही खाना खाता था और बचे हुए 3 दिन भूखा रहता था। मतलब ऑल्टरनेट डेज में वो खाना खाते थे। बचपन से ही माँ का सपना था कि कादर खान कुछ बड़े काम करें, कुछ बड़े इंसान बने, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक बड़े आदमी बन जाए। हर माँ का यही सपना होता है। लेकिन घर की गरीबी उनको बहुत परेशान करती थी। उनके दोस्त भी उनसे कहा करते थे, क्या रखा है इस पढ़ाई लिखाई में? हम लोगों को तो बचपन से काम धंधा करना सिखाया जाता है। चलो मिलकर मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ पैसा वैसा कमाते हैं। ऐसा होता है वो कि चलो भाई बच्चे हो, कुछ कारीगरी सीखो, जल्दी से काम धंधे पर लग जाओ। ये नहीं पता कि ये सब करके बच्चे का बचपन खराब होता है और कुछ नहीं होता। अब मरता क्या ना करता, गरीबी से तंग आकर कादर भी दोस्तों की बातों में आ गए और अपनी सारी किताबों को उन्होंने फेंक डाला। जब ये बात उनकी माँ को पता चली तब वो कादर से बहुत नाराज़ हुई और कादर को उन्होंने बहुत पीटा और कहा कि घर की गरीबी तुम्हारी कमाई से कम नहीं होगी, तुमको पढ़ना चाहिए। कितनी समझदार थी उनकी माँ। तू खुशियां ला सकता है इस घर में, इसलिए तू क्या कर कि तू पढ़। तू कुछ मत कर, तू पढ़। मैं हूं, मैं मुसीबतों से जंग करूंगी। मेरी वालदा ने इस तरीके से पढ़ कहा कि मुझे लगा सर से लेके पैर तक किसी ने मेरे जिस्म में शीशा उंडेल दिया, ये पिघला हुआ शीशा। और मैं बिल्कुल दीवानावार पलट के भागा, अपने कमरे में गया। मैंने जो किताबें फेंकी थी कोने में उनको उठाया और उसको लेके मैं स्कूल भागा। और फिर उस दिन के बाद से मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा।
तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और इसी पढ़ाई से जब बड़े आदमी बन जाओगे तो गरीबी खुद खत्म हो जाएगी बेटा। वाह क्या बात है दोस्तों। वो लम्हा कादर खान कभी भूल नहीं पाए जब उनकी आंखों के सामने उनकी माँ ने दम तोड़ा था। माँ की बात उनकी दिल पर लगी थी और कादर अपनी फेंकी हुई किताबों को वापस ले आए। साथ ही माँ से वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में पूरी करके दिखाएंगे। कादर खान के जीवन को संवारने में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तभी कादर खान अक्सर कहा करते थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। ये उनकी माँ ही थी जो उनको हर टाइम हर कदम पर सही राय दिया करती थी। लेकिन माँ का साथ लंबे समय तक रहा नहीं। उनको एक गंभीर बीमारी थी, इसे माँ की कुर्बानी कहते हैं। उनकी माँ को एक गंभीर बीमारी थी और उसकी भनक तक उन्होंने अपने बेटे को लगने नहीं दी। उन्हें लगता था कि अगर पता चलेगा तो कादर फिर से अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे इलाज में लग जाएंगे। एक दिन कादर खान जैसे ही घर आए उन्होंने देखा कि उनकी माँ खून की उल्टियाँ कर रही है। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने माँ से पूछा, ये क्या है माँ? उनकी माँ ने कहा, नहीं कादर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उनकी खून की उल्टियाँ रुक नहीं रही थी। ये देखकर वो घबरा गए और आनन फानन में डॉक्टर को लेने गए। अस्पताल जाकर उन्होंने डॉक्टर को माँ की हालत के बारे में बताया और साथ चलने को कहा। डॉक्टर ने साथ चलने से मना कर दिया। बहुत मनाने के बाद जब डॉक्टर नहीं माने तब कादर उन्हें फिल्मी अंदाज में उठाकर घर ले आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी माँ का इलाज करना पड़ेगा। वो जैसे ही घर पहुँचे तो देखा कि माँ, उनकी अंतिम सांसें बंद हो चुकी थी। उनकी माँ ये दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। घबराते हुए उन्होंने डॉक्टर से माँ का चेकअप करने के लिए कहा। डॉक्टर ने माँ का चेकअप किया और कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से कादर खान बिल्कुल टूट गए दोस्तों। ऐसा लगा उन पर पहाड़ टूट गया। कम उम्र में माँ के साए से दूर होने का नतीजा है कि फिल्मों में लिखे वो शख्स थे अशरफ खान। जी हाँ, जिस तरह से कादर खान डायलॉग बोलते हैं, मतलब अगर मैं उनकी कोशिश करूँगा, मैं उनकी मिमिक्री करूँ, तेरा बाप मुझे मारकर जिंदा नहीं रहा, तू मुझे मारेगा बेटा, तुझे उल्टा लटका के इतना मारूंगा कि तेरी 100 पुश्तें मुझे याद रखेंगी। अभी मौका है, अपने बेटे को समझा लो। ऐसा ना हो कल शाम को जब आप दरवाजा खोलें तो आपके घर के दरवाजे के बाहर किचन के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हो भगवान के फजल से। जब सुबह दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारे बेटे के छोटे छोटे टुकड़े नजर आएंगे भगवान के फजल से। जो अशरफ खान उन्हें कब्रिस्तान में देखते थे एक्टिंग करते हुए, मिमिक्री करते हुए, अशरफ उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। अशरफ उस समय अपने एक स्टेज ड्रामा के लिए 8 साल के लड़के की तलाश में थे। उन्होंने कादर खान को नाटक में काम दिया और कहा कि आप मेरे साथ नाटक में काम कीजिए, और यहीं से कादर खान की किस्मत बदल गई। दोस्तों, कादर खान पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे, क्योंकि अपनी माँ के चले जाने के बाद भी उन्होंने अपनी माँ से किए हुए वादों को हमेशा निभाया, कभी भूला नहीं कि उन्हें पढ़ना है। ड्रामा करने के लिए उन्होंने उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कादर पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 75 के बीच तो कादर खान सिविल 1970 में सिविल इंजीनियर के प्रोफेसर भी रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ ही नाटकों में भी वो काम करते रहे। ड्रामा दिखाने के लिए दिलीप साहब के सामने उन्होंने 2 शर्तें रख दी थी। जी हाँ, जानते हैं क्या थी वो शर्तें? पढ़ाई के साथ साथ कादर खान थिएटर से तो जुड़े थे। उन दिनों कादर खान का एक ड्रामा ताश के पत्ते बहुत फेमस हो रहा था। वो प्ले बड़ा फेमस हो रहा था और लोग दूर दूर से उसकी तारीफें सुनकर उसे देखने आते थे। इसी दौरान एक दिन कादर खान कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तभी उनके पास अचानक दिलीप कुमार साहब का कॉल आया। कादर खान ने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ और मैं आपके ड्रामा ताश के पत्ते को देखना चाहता हूँ, जो बहुत मैंने सुना है, तारीफ सुनी है। उधर कादर खान एकदम शांत हो गए। दिलीप कुमार का नाम सुनते ही उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुछ समय बाद कादर ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और दिलीप साहब को जवाब दिया, ठीक है, आप बेशक आकर ड्रामा देख सकते हैं, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। अब दिलीप कुमार सोचने लगे। उन्होंने कहा, बताइए क्या शर्तें हैं आपकी? तो उन्होंने कहा कि आपको ठीक समय पर ड्रामा देखने के लिए आना होगा, क्योंकि गेट बंद होने के बाद वो दोबारा नहीं खुलता है।
और दोबारा ये आपको ड्रामा पूरा बैठकर देखना होगा। कादर खान की ये दोनों शर्तें दिलीप साहब ने तहे दिल से मान ली। और दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तों जानते हैं आप? इसी को कहते हैं महान बड़े कलाकार की पहचान। दूसरे दिन दिलीप साहब समय से आधा घंटा पहले ही वो ड्रामा देखने के लिए पहुंच गए और साथ ही उन्होंने पूरा ड्रामा देखा, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस को देखने के बाद दिलीप साहब को लग गया था कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है जो दिलीप कुमार से इस तरह से बात कर सकता है। दोस्तों दिलीप साहब को कादर खान का ये ड्रामा बहुत पसंद आया और शो खत्म होते ही उन्होंने स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट कर दिया कि वो फिल्मों में कादर खान को जरूर मौका देंगे। इसके बाद क्या था, दिलीप कुमार ने कादर खान को, एक फिल्म आई थी कानून जिसमें उन्होंने दिलीप साहब के साथ स्क्रीन शेयर किया था। उनके बेटे को चोट लगी थी जिसके बाद उन्होंने विलेन का रोल करना बंद कर दिया। दोस्तों वैसे तो कादर खान साहब की शादी से जुड़ा कोई भी फैक्ट मौजूद नहीं है, बस इस बात का जिक्र है कि उनके 3 बेटे सरफराज खान, शाहनवाज खान और कुद्दूस थे। कादर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपने बेटे सरफराज के कारण ही उन्होंने फिल्मों में विलन का रोल करना बंद कर दिया था। दरअसल हुआ ये कि सरफराज के जो फ्रेंड थे वो उन्हें अक्सर चिढ़ाते थे ये कहकर कि उनके पिता तो गुंडे हैं, फिल्मों में विलन का रोल करते हैं, लेकिन बाद में अक्सर वहीं वो मार भी खाते हैं। दोस्तों की ये बात सरफराज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो क्या है, तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या? मैं कर रही है, अपना खाली दूसरे के पेट पे लात मार रही है। एज अ स्क्रिप्ट राइटर उनका करियर शुरू हुआ जब नरेंद्र बेदी ने उनके द्वारा लिखे गए थिएटर प्ले को देखा और उन्हें इंद्रराज आनंद के साथ जवानी दीवानी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला। इसके लिए कादर खान को सिर्फ 1500 रुपए मिले थे। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। कादर खान के लिए बताया जाता है अमर अकबर एंथनी उन्होंने मात्र 3 घंटे में लिखी थी। पहले मनमोहन देसाई कोई और फिल्म सोच रहे थे, अचानक कादर खान को मौका मिला उनसे मिलने का और उन्होंने कहा मेरे पास एक ऐसा स्टोरी आइडिया है जिसको सुनकर आप खुद कहेंगे कि ये फिल्म इमीडिएटली बनाइए। हुआ ये कि कादर खान को उन्होंने कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट आइडिया कब तक दे सकते हैं। तब लोग 1-1 महीने बाद आते थे पूरी फिल्म लिखकर। उन्होंने कहा मुझे 3 घंटे दीजिए, डायलॉग के साथ आपको फिल्म सुनाता हूँ। जी हाँ, उन्होंने वो फिल्म लिखी और जब मनमोहन देसाई ने वो फिल्म पढ़ी तो उन्होंने इमीडिएटली अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर को फ़ोन किया कि क्या ज़बरदस्त आदमी मुझे मिला है जिन्होंने आधे घंटे में फिल्म लिखी है, मुझे ये फिल्म इमीडिएटली स्टार्ट करनी है और आप अपनी डेट्स मुझे दीजिए। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। देख अपना थोपड़ा देख, देख अपना थोपड़ा आईना में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा। दैट्स हाउ अमर अकबर एंथनी हैपन्स। और क्या फिल्म बनी थी वो, सिर्फ 3 घंटे में लिखी हुई कादर खान साहब की फिल्म। ऑन द स्पॉट उनके दिमाग में आइडियाज आते थे और कई बार तो वो डायलॉग अपनी तरफ से बोल देते थे जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता था। ऐसे एक और अभी आज के एक्टर हैं शाहरुख खान जो अक्सर ऐसा करते हैं। ये कमाल के इंटेलिजेंट एक्टर इसीलिए माने जाते हैं कि ये इंटेलिजेंट एक्टर होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं। इसी वजह से ये उस स्पॉन्टेनियस होते हैं कि ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं और वो कमाल होता है। कादर खान ने एक बार बताया था कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने सर जी नहीं बोला जिसकी वजह से उनका करियर दांव पर लग गया। कि आप सर जी को मिला साउथ का, बोला कौन सर जी यार? हाँ, आपको सर जी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन। अमित जी आ रहे थे वहाँ से, मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? कादर खान ने ये बात एक इंटरव्यू में बताई थी कि एक दिन साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें फिल्मों के कुछ डायलॉग के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। इसके बाद डायरेक्टर ने कहा कि आप सर जी से तो मिल लिए होंगे, आप सर जी से नहीं मिले? तो कादर खान ने कहा कि ये सर जी कौन है भाई? तो उन्होंने कहा जी वो अमित जी, अमिताभ बच्चन की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये हमारे सर जी हैं, आप इन्हीं से मिल लो, ये सर जी हैं। कादर खान हैरान रह गए और उन्होंने वहाँ कुछ नहीं बोला। कादर खान सोच रहे थे कि जिस आदमी को मैंने बोलना सिखाया कि कैसे डायलॉग बोलना है, आज मुझे उनको सर जी संबोधित करके बताना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, जिसको उन्होंने सिखाया है। हालांकि दोनों के रिश्ते बहुत क्लोज होते थे, दैट्स हाउ। उनको कितना बुरा लगा होगा।
दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में उस समय हर कोई अमिताभ बच्चन को सर जी कहकर बुलाता था, लेकिन कादर खान का कहना था मैं उनको कैसे सर कह सकता हूँ, वो मेरे लिए एक दोस्त और छोटे भाई के जैसे हैं। माने ना माने, मैं तो यही मानता हूँ। उन्होंने कादर खान को सिखाया है, देखा जाए तो स्टूडेंट भी कहा जा सकता है उन्हें, कादर साहब का। अमिताभ बच्चन के साथ कादर खान ने 21 फिल्मों में काम किया है दोस्तों। लगभग लाइलाज बीमारी उनकी मौत की वजह बनी थी। दोस्तों, कादर खान जीवन के अंतिम दिनों में स्प्रॉक्युलर अपनी एक बीमारी से जूझ रहे थे, जो कि एक लाइलाज बीमारी होती है। सांस लेने में तकलीफ के कारण 28 दिसंबर 2018 को कनाडा के एक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां वो अपने बेटे बहू के पास इलाज कराने के लिए गए थे। इसके बाद 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में कादर साहब का निधन हो गया। कादर खान साहब बहुत बड़े, बहुत कमाल के राइटर, एक्टर थे। क्या नालायक, इसीलिए मना करता था इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर। और जिस तरह से वो बोलते थे उस तरह का कोई दूसरा सानी आया नहीं। आप उनकी कुछ फिल्में देखें, सोहराब मोदी साहब की बहुत अच्छी नकल वो करते थे। बीवी के इशारों पर दुम हिलाने वाले, कहाँ जा रहा है, यहाँ आओ, तुम्हें पृथ्वी वल्लभ बुला रहा है। घर हो तो ऐसा कमाल की फिल्म थी, अगर आपको मौका मिले वो फिल्म देखिएगा। वैसे तो बहुत सारी कमाल की उनकी फिल्में हैं और कमाल के कादर खान साहब को हमारा सैल्यूट है। हम चाहते हैं कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। कादर खान साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे अपने डायलॉग और कमाल की अदायगी के जरिए। उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ, law abiding citizen of India, neither an MLA, nor an MLC, nor an MP, neither a minister। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो तो गमीशा का फोन लगाओ।